जब स्कूल में सिविक्स पढ़ते सब बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये राइट सबको याद रहता है, हमने सबने पढ़ा हुआ है, कितना भी पकाओ सब्जेक्ट हो लेकिन पढ़ा है, ये राइट है। हम रिस्ट्रिक्शंस पे ध्यान नहीं देते, बट संविधान के लिए, संविधान में उस राइट और उस रिस्ट्रिक्शन की एक ही जगह है। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन छोटा है उससे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये वो लोग इसलिए कर रहे हैं उन सर्कमस्टांसेस की वजह से जिससे मैंने पहले आपको बताया। जैसे कोई प्रिंसली स्टेट ऐसे डायरेक्ट कॉल फॉर एक्शन ना दे पाए, कोई डायरेक्ट कॉल फॉर एक्शन, अनरेस्ट ना कर पाए, क्योंकि तब तक ऑलरेडी राइट्स हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला, ये फरवरी मार्च 47 में हो रहा है, बट अगस्त 1946 में तो देश में राइट्स ही चल रहे हैं। पहले कलकत्ता में हुए, फरवरी तक तो पंजाब में भी बहुत घमासान राइट्स हो गए थे। मतलब पूरे देश में सिर्फ राइट्स ही चल रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वो पूरे देश का बस ब्यौरा कर रहे हैं राइट्स रोकने के लिए। कुछ लोगों को लगता है, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो आखिरी साल जो उनके जीवन का था, ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली राइट्स के फोर्स को थोड़ा सा कम किया। अगर वो ना होते तो वायलेंस और ज्यादा होता। बट ये आपका सिचुएशन है देश में, और सिचुएशन इतनी बुरी है कि आप दिल्ली के पार्लियामेंट, जो पुराना पार्लियामेंट हॉल था, वहां पे सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, वहां पे आप बैठ रहे हो, वहां पे बैठ के आप संविधान बना रहे हो, बट आपको तो घर भी जाना है ना। वो घर जाने के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है, आपको स्पेशल पासेस चाहिए। अगर आप मेंबर्स हो तो आपको स्पेशल पास चाहिए, अगर आप ब्यूरोक्रेट हो तो आपको स्पेशल पास चाहिए। वो स्पेशल पास ले लेके आप घर जा रहे हो, वापस आ रहे हो, मतलब आप भी उस डर में जी रहे हो, क्योंकि आपके आसपास भी वही माहौल है। रेफ्यूजी क्राइसिस तब तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो कैसे, और अब तक बंटवारा नहीं हुआ है, बट उसकी आशंका है, डर है, खौफ है। तो ऐसे सिचुएशन में समझ में आता है कि क्यों वो लोग ने ऐसा चॉइस किया, बट चूज उन लोगों ने किया, और एक बार चूज कर लिया फिर तो गाड़ी अटक गई। तो जैसे अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर, जो भी इस सब कमेटी के मेंबर थे, इन्होंने एक्चुअली एक नोट लिखा था उस सब कमेटी को कि हमारे पास ये दो चॉइस है, एक है आइदर अमेरिकन वर्जन जो अंबेडकर का ड्राफ्ट है, या आयरिश वर्जन। दोनों में फर्क क्या है? अमेरिकन वर्जन में सुप्रीम कोर्ट को धीरे धीरे प्रिंसिपल्स लाने होंगे कि हम रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे उन्होंने यूएस में किया है। आयरिश वर्जन में ये जो, जिसको हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये पूरा पूरा बना बनाया हम आपको दे रहे हैं। तो और वो बोलते हैं ये हमें चूज करना है, और वो चूज करते ये क्या, सब कमेटी में ये चूज किया। अब सब कमेटी के बाद ना ये चीज जाती है एडवाइजरी कमेटी, जो मैंने कहा था 50 मेंबर की जो कमेटी थी पटेल वाली, उसमें पहुंच गए ये लोग। उससे पहले माइनॉरिटी सब कमेटी एक दूसरी कमेटी हुई, वहां पे भी जाता है, लेकिन वहां पे कुछ बदलता नहीं। एडवाइजरी कमेटी में जाते हैं तो एक शब्द उन लोगों ने बाकी रख दिया था। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा कॉपी किया हुआ है। अगर आप खोल के देखिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 और सब कमेटी का वर्जन लिटरल कॉपी है, एग्जैजरेट भी मैं नहीं कर रहा, एक्चुअल कॉपी है। बस एक वर्ड था ब्लास्फेमी जो उन्होंने छोड़ दिया था। अब वो वर्ड भी आ जाता है उसके अंदर कि एक को क्यों छोड़ो, उसको भी रखा दो। अब इसके बाद पहुंचता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया पे। मतलब ये कि अभी जैसे फरवरी मार्च में 3 कमेटी गई, 2 सब कमेटी 1 कमेटी गई, किसी भी कमेटी में किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि हमें क्या रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, क्या हमें करना चाहिए। मैं बता रहा हूं ठीक है कि ये कॉन्टेक्स्ट था उनका, बट किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। वहां पे सारे सब कमिटीज और कमिटीज में डिस्कशन बस इतना था कि कितना रिस्ट्रिक्ट करे तो करे, कितना करे, करना तो है बट कितना करे। और टाइम स्टिपुलेटेड नहीं था कि व्हेन वी गेट आवर इंडिपेंडेंस, ऐसा कुछ एक बार लगा दिया तो लगा दिया, फिर हमेशा के लिए रह गया। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां पे पहली बार ऐसा होता है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता नहीं है, वो ये सवाल उठा रहे कि अरे रिस्ट्रिक्ट कर क्यों रहे भाई। जैसे फेमसली सोमनाथ लहरी नाम के एक मेंबर थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे। वो कहते हैं खड़े रह के, ये 29 अप्रैल की बात है, कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये पुलिस कांस्टेबल के नजरिए से बनाया गया है। ये वल्लभ भाई पटेल को कह रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये सारा चीज, वो कह रहे हैं ये पुलिस कांस्टेबल के नजरिए से बनाया गया है, नॉट अ फ्री एंड फाइटिंग नेशन। अरे हमें आजादी मिलने वाली है, इतने सालों के अंग्रेजों के राज के बाद आजादी मिलने वाली है, हम नागरिक बनने वाले हैं कॉलोनियल सब्जेक्ट से। अरे तो राइट तो हो। ये कैसा राइट है कि आपने दिया एक हाथ से दूसरे हाथ से, दैट्स द वर्ड ही, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया, करेक्ट। तो उनको तो बहुत फिर बुला भला सब कह देते हैं कि बोल कैसे दी भाई, आप ऐसे बोल कैसे दी।
होता है ये। अब फिर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है उस दिन प्रोसीडिंग खत्म हो गई, तो क्या होता था, ये एक ऑलमोस्ट एक शैडो हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की। मैंने कहा ना 80% कांग्रेस के टिकट के थे। हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिन में मिलता था, दोपहर को उनका हो जाता था। दोपहर के बाद वो क्या करते थे, वो रोड क्रॉस करते थे और जो लोग कांग्रेस के टिकट पे इलेक्टेड थे 80%, वो लोग अपनी एक दूसरी मीटिंग रखते थे। इस मीटिंग का ना मिनट्स है, ना प्रोसीडिंग्स है, ना रिकॉर्ड्स है। बिकॉज़ ये तो पार्टी मीटिंग है। पार्टी मीटिंग, बट ये कांग्रेस असेंबली पार्टी मीटिंग है। और कुछ मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा है कि एक्चुअली जो भी डिसीजंस है ना, आप लोग उस मीटिंग में कर देते हो, यहां पे आके बस स्पीच मेकिंग होती है। एक्चुअल जो पॉलिटिक्स है वो हो चुका है। और उस दिन शाम को हमें ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स से और दूसरे हिस्टोरियंस जिन्होंने काम किया है उस वक्त पे, वो कहते हैं कि घमासान लड़ाई हुई थी उस मीटिंग में। कांग्रेस के अपने ही लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जहां पे वो जानते हैं उनका रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ नहीं कह रहे, बट जहां पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है वहां पे वो एकदम चढ़ गए कि आपने ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर कैसे दिया, हमें मंजूर ही नहीं है। और हमें ये कैसे पता कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो वल्लभ भाई पटेल 29 अप्रैल को ये कह रहे हैं कि भाई हम ये सारा रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे जो के.एम. मुंशी ने उनको बोला था, वो 30 अप्रैल को बोलते हैं मैं सारे रिस्ट्रिक्शंस वापस ले। मतलब ऐसा एक दिन था हमारे संविधान बनने के प्रोसेस में जब हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बगैर रिस्ट्रिक्शंस के होने वाला था। और वो पटेल खुद करते, वो क्यों कर रहे, उनको क्या जरूरत है, वो वल्लभ भाई पटेल है, वो कांग्रेस पे राज करते हैं, किसी की मजाल है जो उनके खिलाफ कोई कुछ कहे। बट फिर भी इतना प्रेशर था पार्टी के खुद के लोगों से, जो असेंबली के मेंबर्स है, कि हमें ये मंजूर नहीं है। जो सवाल किसी कमेटी में, सब कमेटी में नहीं उठाया गया, वो सवाल ये पूछ रहे कि तुमने रख कैसे दिया, हमें नहीं चाहिए, हमें नागरिक बनना है भाई, हमें संविधान में राइट्स चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। बट इसीलिए पटेल वो वापस ले लेते हैं। और जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जब मैं पढ़ रहा तो मुझे लगा हम जीत गए शायद। बट फिर अगली बार ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आता है 1 साल 8 महीने बाद, दिसंबर 1948 में। और जब दिसंबर 1948 में ये आ रहा है ना, सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन वापस आ गए, सारे के सारे, जो पटेल ने खुद बोले कि हमको नहीं मूव करना है, इसको मैं इसको ओमिट कर रहा हूं, मैं नहीं मूव कर रहा, मैं उसको ओमिट कर रहा हूं, वो सारे के सारे आ गए। अब सवाल ये उठता है कि क्यों आ गए भाई, ऐसा क्या था? जब असेंबली के मेंबर्स बोल रहे हैं कि भाई, कांग्रेस के मेंबर्स बोल रहे हैं असेंबली के कि मत चाहिए, हमें नहीं चाहिए, क्या हो गया ऐसा? अब इसमें आ जाती है जो डर था बंटवारे का, वो डर फिर असली हो गया। अगस्त में हो गया, बंटवारा आपका बन गया। और बंटवारे से पहले और बंटवारे की इमीडिएटली बाद जो वायलेंस पनप रहा था ऑलरेडी अगस्त 1946 से, वो एक अलग स्केल पकड़ लेता है। पंजाब में और बंगाल में स्पेशली अलग स्केल पकड़ लेता है, जिसको हम आज सब जानते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको कुछ स्कॉलर्स कहते हैं रेट्रिब्यूटिव जेनोसाइड। क्योंकि इतना स्केल था उसका कि वो जेनोसाइड ही है। आज का लीगल डेफिनेशन अगर आप खोल के देख ले जेनोसाइड का, तो वो जेनोसाइड ही है, क्योंकि आप इतनों को मारा, हजारों को मार रहे हो। रेट्रिब्यूटिव इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई सरकार एक ग्रुप को मार रही है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को, मुसलमान सिख को मार रहे हैं, सिख बदले में मुसलमान को मार रहे हैं, हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं, सब लोग बदले की आग में स्केल में खून खराबा कर रहे हैं। इस वजह से आपका रेफ्यूजी क्राइसिस भी एक हो रहा है। और ये रेफ्यूजी सारे के सारे कहां जा रहे हैं? दिल्ली शुरुआत में जा रहे हैं, वो रेड फोर्ट में जा रहे हैं, जहां पे सब हमारे सारे प्रधानमंत्री जहां पे इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देते हैं, वहां पे वो एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप है। और ये सब में आपका संविधान भी बन रहा है, इसी टाइम पे आपका संविधान भी बन रहा है। ये सोचिए कि आप पार्लियामेंट हाउस में बैठ के संविधान क्या होगा, हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा, ये सोच रहे, और बाहर लोग मर रहे हैं, रेफ्यूजी क्राइसिस है, शायद आपके फैमिली मेंबर्स भी इफेक्टेड है, शायद आपके ब्यूरोक्रेट्स भी इफेक्टेड है। तो इस सिचुएशन में ये जो पटेल को आपने हरा दिया था 30 अप्रैल को 1947 का, ये अभी जाता है, ये जो क्लॉज है ये पहुंचता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के पास। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर क्या चीज है? इनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव। इनका काम है जो भी असेंबली ने कहा है इसको लीगल लैंग्वेज में सही से रखना
और इसको तैयार करना ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए। ये वही चीज है जिस वजह से हम अंबेडकर को, B.R. अंबेडकर को कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हुआ है और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ने प्रिपेयर किया है, इसको लीगल फॉर्म देने, जो वापस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाई कर देगा। इसके चेयरमैन चुने जाते हैं अंबेडकर अक्टूबर में। अब ये याद रखिएगा, अंबेडकर तो सब कमेटी में भी थे, राइट, सब कमेटी में भी थे। के मुंशी जिनका वर्जन लिया वो भी है इस कमेटी में। तो एक ही इंसान सारे कमेटीज में है, कुछ कुछ की लोग हैं, इसलिए इनके बारे में हम जानते कम हैं, लेकिन ये बहुत की है क्योंकि ये बहुत सारे की कमेटीज में है, ये सब लोग हैं। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में भी इस वर्जन को, ये जो रिस्ट्रिक्शंस जो वापस से आपने ला दिया, और ये BN राव ला देते हैं अगस्त 1947 में, क्योंकि पार्टीशन और ये हो रहा है, तो वो उस पर बहुत चर्चा चल रही, 5-6 बार उसका वर्जन चेंज हो रहा है। अगेन हमें नहीं पता कि क्यों चेंज हो रहा है, हमारे पास बस मीटिंग के मिनट्स है, प्रोसीडिंग्स नहीं है। हमें नहीं पता कि कौन आपको बोल रहा है। अगर आपकी कमेटी है, एक ही कमेटी है, उसको 2-3 महीने क्यों लग रहे, 5 बार क्यों लग रहे भाई एक वर्जन लाने में कि जो हम सेटिस्फाइड है। और ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं स्पीच लॉ, सिर्फ स्पीच लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी भी बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ये सिर्फ स्पीच लॉ की मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब हो रहा है। अब 5-6 वर्जन के बाद फाइनली एक वर्जन आता है जिससे वो हैप्पी है, जो फरवरी 1948 में रिलीज होता है। फरवरी 1948 मतलब जनवरी 30, 1948 में गांधी का असैसिनेशन हुआ है नाथुराम गोडसे के हाथों, उसके बाद ये रिलीज हो रहा है। और उसके बाद ये पब्लिक में रहता है फॉर फरवरी से दिसंबर तक। दिसंबर में ये आर्टिकल डिस्कस होता है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन शुरू होता है नवंबर में, लेकिन दिसंबर में ये आर्टिकल होता है डिस्कस। तो इसमें भी बहुत वर्जन आ रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। अगेन क्रिटिसिज्म वही है कि ये जब भी ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कमेटी में पहुंचता है, डिस्कशन बस एक ही रहता है कि कितना रिस्ट्रिक्ट करना है। कभी कोई ये सवाल पूछता ही नहीं कि रिस्ट्रिक्ट करना क्यों है, करने की जरूरत क्या है। हमेशा डिस्कशन होता है कितना रिस्ट्रिक्ट करना है, एक वर्ड ज्यादा ऐड करें, एक वर्ड कम ऐड। अब हम पहुंच रहे हैं नवंबर दिसंबर में, जहां पे फिर से जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आता है, फिर से वही होता है। मेंबर्स पूछते हैं जरूरत क्या है, मेंबर्स ये पूछते अरे हमने तो डिसाइड कर लिया था, ये अप्रैल 47 में तो डिसाइड हो गया था कि ये नहीं होने वाला, अब क्यों वापस आ गया। बट इस बार क्या होता है, पिछले बार की तरह नहीं होता कि कांग्रेस वाले जो है वो सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, बट द मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस इज इन फेवर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि इन्होंने अभी वो पोस्ट पार्टीशन वायलेंस देखा है, वो रेफ्यूजी क्राइसिस देखा है, गांधी का असैसिनेशन देखा है, इतना कुछ देखा है। ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमारा संविधान एक इमरजेंसी में क्रिएट हुआ है। इस तरह की इमरजेंसी हमने उसके बाद कभी नहीं देखी है, ना उससे पहले देखी ना उसके बाद देखी। इस इमरजेंसी में आप एक फ्यूचर कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करो जब आपको आपके प्रेजेंट का भरोसा नहीं है, तो आप थोड़ा सा तो कॉशन से ही करोगे ना। आप राइट्स का लैंग्वेज कम यूज करोगे, आप रिस्ट्रिक्शंस का लैंग्वेज ज्यादा यूज करोगे। जवाहरलाल नेहरू खुद कहते हैं आई एम ऑल इन फेवर ऑफ राइट्स, बट कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब अगर देश ही नहीं रहेगा तो राइट्स किसको देंगे हम। तो देश बचाना है, तो इस वजह से हमें ये करना है। इसके बावजूद भी, और मैं इन लोगों के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट वायलेंस सबका था, पार्टीशन हो रहा है, सब लोग रेफ्यूजी, सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद कुछ लोग फिर भी कह रहे नहीं हमें हक चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। और उस दिन, ये दिसंबर 1, 1948 की बात है, जो ज्यादातर मेंबर्स बोले थे अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शंस, वो सब माइनॉरिटी मेंबर्स थे, जो विक्टिम्स थे पार्टीशन के और रेफ्यूजी क्राइसिस के। उनमें से एक जो मुझे लगता है सबसे कंसिस्टेंट रहे हैं अपने स्टांस पर, उनका नाम था हुकुम सिंह। अकाली दल के मेंबर थे। वो पार्टीशन से सिर्फ अपने कपड़े लेके आए थे, वकालत करते थे, कपड़े लेके आए थे और कुछ नहीं था उनके पास। कपूरथला नाम के प्रिंसली स्टेट के हाई कोर्ट जज बने थे, उसके बाद उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बना दिया गया था। वो बोलते हैं, उनके साथ और एक भूपिंदर सिंह मान थे, वो भी अकाली दल के थे। 2 मुसलमान मेंबर्स भी थे, करीमुद्दीन एक थे। 2 मुसलमान मेंबर्स मुस्लिम लीग के, वो भी बोलते हैं। और एक मेंबर थे सोशलिस्ट पार्टी के, जो जयप्रकाश नारायण के, वो भी बोलते हैं। कोई भी मेन स्ट्रीम कांग्रेस का नहीं है, बट सब माइनॉरिटीज है। ये कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए रिस्ट्रिक्शंस। क्यों नहीं चाहिए रिस्ट्रिक्शंस? क्योंकि फंडामेंटली हम एक डेमोक्रेसी क्रिएट कर रहे हैं, और 1948 में डेमोक्रेसी मतलब क्या? 1 पार्टी रूल, क्योंकि एक ही पार्टी है जो इफेक्टिवली वायबल है। अगर हम एक पार्टी को इतना पावर दे दें कि वो कानून बना सके या पिछले कानून को लागू कर सके जो अंग्रेजों ने लाए थे, तो फिर राइट कैसे रहा?
तो फिर तो राइट ही नहीं रहा। वो टर्म जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं इल्यूजरी फ्रीडम। जो हम दे रहे हैं देश को, ये राइट नहीं है, ये इल्यूजरी फ्रीडम है, क्योंकि जो हमारे पास आजादी से पहले थी वही हमारे पास अभी भी है। फर्क इतना है कि जिस स्पेस को हमने कोई नाम नहीं दिया था, उस स्पेस को हमने भी नाम दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पेस नहीं बढ़ रहा। स्पेस क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आपने ऐसे इलैबोरेट रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं। Nope.